हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था और हमने सेल के डिस्कवरी के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब अगर हम सेल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो जो सेल होता है उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारा सेल है, तो सेल के 3 पार्ट्स होंगे। एक तो होगी उसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर सेल के अंदर होगा बीच के अंदर एक न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन तो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई, न्यूक्लियस जो कि सबसे मिडल के अंदर प्रेजेंट होता है, और बाकी का जो पार्ट है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है और जो कि जो न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो पार्ट होता है, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, इन दोनों को मिला करके हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है और बीच में होता है न्यूक्लियस। तो इस वीडियो के अंदर हम सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, थिन होती है, मतलब वो ज़्यादा मोटी नहीं होती, वो एकदम पतली होती है। इलास्टिक होती है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो मूव कर सकती है। तो अगर सेल को कोई ना कुछ खाना है तो जो सेल है वो मूव करता हुआ जाएगा, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वही उसको मूव कराती है। हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में, तो सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो थिन होती है। अब जब वो थिन होगी तो जो भी मटेरियल अंदर आना होगा, जिस भी चीज़ को अंदर आना होगा तो वो इजीली आ सकता है। अब जैसे कि सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो जब सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो जो ऑक्सीजन है वो इजीली अंदर आ सकती है। वरना अगर सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा मोटी होगी तो ऑक्सीजन है उसको आने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है और क्या होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, वो मूव कर सकती है, वो लचीली होती है। अब वो किधर भी मूव कर सकती है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या रखा हुआ है, फूड रखा हुआ है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे मूव करते हुए इसके पास में जाएगी और क्या करेगी, जो फूड है इसको अंदर ले लेगी, उसको साइटोप्लाज्म के अंदर ले लेगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी थिन होती है, इलास्टिक होती है और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। और अगर हम सेल की बात करें तो जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब मैं बहुत सारे न्यूक्लियस को बना देती हूँ। अब मैं आपको बोलूँगी ये क्या है, ये सेल है, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि क्या ये सच्ची में सेल है। तो सेल को अगर हमें डिफाइन करना है, अगर हमें सेल को समझना है, अगर हमें सेल को देखना भी है, तो हमें सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को देखना पड़ता है। वरना ये हमें क्या दिख रहे हैं, ये हमें न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो न्यूक्लियस से क्या पता लगा पा रहे हो कि वो सेल कितना बड़ा है, किस शेप का है, नहीं पता लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनके आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन को बना दूं तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, ये अलग अलग सेल्स हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के कंटेंट को उनके बाहरी इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। अब जैसे कि सेल के अंदर तो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो जो साइटोप्लाज्म है और जो भी बाहर का मटेरियल है या फिर जिसे हम वाटर मान लेते हैं, तो जो साइटोप्लाज्म है और जो वाटर है, इन दोनों को अलग कौन रखेगा, इन दोनों को अलग रखेगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंटेंट को सेपरेट करती है, ना कि भी आइसोलेट करती है। तो आइसोलेट का मतलब क्या होता है, आइसोलेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो सेल के अंदर नहीं आ सकती और सेल की जो अंदर की चीज़ है वो सेल के बाहर नहीं आ सकती। मतलब किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं है। अब अगर मान लेते हैं कि सेल के अंदर क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन हुई, तो जो ऑक्सीजन है वो चाहिए सेल को। तो जब सेल को सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, बाहर से आएगी। अब बाहर से जब ऑक्सीजन आना चाहेगी अंदर तो पहले उसको सेल जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ऑक्सीजन को
वरना अगर वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बोल देगी कि नहीं, ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं आ सकती, और सेलुलर रेस्पिरेशन से जो अंदर CO2 बनी है वो सेल के बाहर नहीं जा सकती। तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं आ पा रही है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है उन्होंने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया कि कोई भी चीज़ अंदर नहीं आ सकती, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती। तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, सेल को जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाएगी, और जो CO2 है वो सेल के पास में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनको सेपरेट ही करना पड़ता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, वरना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी वो लिविंग होती है, तीन होती है, इलास्टिक होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सेल के अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से सेपरेट रखती है, और वो लिविंग भी होती है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देती है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाना है, सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो ऑक्सीजन को बोल देगी कि ठीक है तुम अंदर जा सकती हो। अब वैसे ही CO2 जो है वो बन गई कहाँ पे, हमारे सेल के अंदर, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो CO2 को बोल देगी कि हाँ तुम सेल के बाहर जा सकती हो। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि सेल के बाहर कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई पॉइजन है, अब जो पॉइजन है या फिर जो बैक्टीरिया है वो भी अंदर जाना चाहेगा, किसके अंदर जाना चाहेगा, वो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना चाहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सभी को एंट्री दे देती, वो बोल देती कि हाँ पॉइजन जो है वो भी अंदर जा सकता है, तो क्या हो जाता है, हमारा जो सेल है वो डैमेज हो जाता। लेकिन हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देती है। ऑक्सीजन को तो फिर भी ठीक है कि सेल को ज़रूरत है, तो जो ऑक्सीजन है वो तो अंदर जा सकती है, लेकिन पॉइजन की तो सेल को कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा कि जो पॉइजन है वो सेल के लिए हार्मफुल है, तो जो सेल है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि जो पॉइजन है वो हमारे अंदर आए। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होगी, वो पॉइजन को अंदर नहीं आने देगी, वो सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने देगी। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल भी होती है। इट इज कंपोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन से और लिपिड से। तो लिपिड्स और प्रोटीन से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ। अब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है, जो सेल फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो मूव कर पाती है, और जो बाहर का कंटेंट है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, फूड रखा हुआ है, और यहाँ पे ये सेल है। अब ये सेल की क्या है, मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब जो सेल है उसको ये फूड जो है वो खाना है, तो जो हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, तो क्या करेगी, मूव करती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो मूव करेगी, और वो क्या करेगी, जो फूड मटेरियल है इसको ऐसे चारों तरफ से इस तरह से घेर लेगी वो। तो इस तरह से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो घेर लेगी, और बाद में वो जो कंटेंट है उसको वैक्यूल के अंदर डाल के वो सेल के अंदर ले लेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है, जो भी बाहर फूड रखा हुआ होता है उसको जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनगल्फ कर लेती है। अब वो कैसे इनगल्फ करती है वो तो हम हमारे चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी एक्सप्लेन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है अगर वो हमें समझना है तो हमें एक मॉडल को पढ़ना पड़ेगा, और वो मॉडल का क्या नेम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा बहुत एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, इलास्टिक होती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। तो ये जो सेल है इसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, अगर हम सेल को देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें जो सेल मेम्ब्रेन है वही दिखेगी, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से सेपरेट रखती है, वो बिल्कुल आइसोलेट नहीं करती, वो सिर्फ उसे सेपरेट ही रखती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है।
सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने देती है। अगर सेल मेम्ब्रेन को लगता है कि ये जो भी मटेरियल है ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसको अलाउ नहीं करेगी कि वो सेल के अंदर जाए। फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है, जो भी फूड है वो सेल के अंदर जा पाता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो उस फूड को इनगल्फ कर लेती है। तो अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये सिंगर और निकलसन के द्वारा दिया जाता है। तो सिंगर और निकलसन जो है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देते हैं। तो ये बताते क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड की 2 लेयर्स होती है। तो जैसे हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो जो लिपिड्स होती है उनकी 2 लेयर होती है, एक होती है ऊपर, एक होती है नीचे। तो इसे हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। एक जो लेयर है वो साइटोप्लाज्म की साइड होती है, दूसरी जो लेयर है वो सेल के आउटसाइड वाली साइड के अंदर होती है। तो लिपिड की 2 लेयर होती है, एक जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म की साइड होती है, दूसरी जो लेयर है वो सेल के आउटसाइड वाले पार्ट की साइड में होती है। फिर क्या होता है, अब लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो हमने देख लिया कि लिपिड जो है उससे बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर लिपिड की 2 लेयर्स होती है जिनको हम लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। अब ये प्रोटीन कहाँ पे है, हमने तो अभी प्रोटीन के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। तो प्रोटीन जो होते हैं वो सेल जो हमारी जो लिपिड की बाइलेयर होती है इन्हीं के अंदर ही घुसे हुए होते हैं। अब कुछ जो प्रोटीन है वो जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर जो लिपिड की लेयर है उनके अंदर पूरे या तो पूरे घुसे हुए रहते हैं या फिर आधे आधे घुसे हुए रहते हैं। तो जैसे कि ये वाला जो प्रोटीन है हमारा, ये वाला जो प्रोटीन है वो आधे से ज़्यादा घुसा हुआ है। तो ये जो प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन तो ऐसे होते हैं जो कि पूरे या फिर आधे से ज़्यादा घुसे हुए रहते हैं। तो जैसे ये वाला जो प्रोटीन है ये आधे से ज़्यादा घुसा हुआ है, उसी तरह से ये वाला जो प्रोटीन है ये भी आधे से ज़्यादा घुसा हुआ है। तो ऐसे प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के या फिर जो लिपिड की लेयर होती है उनके अंदर घुसे हुए रहते हैं, उनको तो हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो सेल की जो लिपिड लेयर है उनके अंदर घुसे हुए रहते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। या फिर कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये वाला जो प्रोटीन है, ये जो लिपिड की लेयर है, जो लिपिड की जो कि सेल के आउटसाइड वाली साइड में जो लेयर है उसके ऊपर जो प्रोटीन है ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही बैठा हुआ है, पूरा उसके अंदर घुसा हुआ नहीं है। अगर वो पूरा घुसा हुआ होता तो उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते, लेकिन ये पूरा घुसा हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वो जो लिपिड की लेयर है उसके ऊपर ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। उसी तरह से ये वाला जो प्रोटीन है जो कि साइटोप्लाज्म वाली साइड में है, तो ये वाला जो प्रोटीन है ये भी पूरा नहीं घुसा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही है, जो लिपिड की लेयर है उसके ऊपर ही है ये। तो ये भी पूरा नहीं घुसा हुआ। अगर ये पूरा घुसा हुआ होता तो उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते, लेकिन ये घुसा हुआ नहीं है, ये थोड़ा बाहर है या फिर ये पूरा उस लिपिड की लेयर के ऊपर ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 2 चीज़ों से बनी हुई होती है, लिपिड जो होती है उनकी 2 लेयर होती है, तो जिसे हम लिपिड बाइलेयर बोलते हैं, और प्रोटीन भी होते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि लिपिड की लेयर के अंदर पूरे या फिर आधे से ज़्यादा घुसे हुए रहते हैं, तो उनको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि लिपिड की लेयर के ऊपर होते हैं, वो अंदर नहीं घुसे हुए रहते, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो यही था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि हमको सिंगर और निकलसन ने दिया था। तो हमारी वाला जो टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन वाला, ये तो कंप्लीट होता है, लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होता है, तो हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर है कुछ ही चीज़ें जा पाती हैं, तो जो कुछ चीज़ें हैं वो कैसे जा पाती है सेल मेम्ब्रेन को पार करके, तो उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.